तो वेलकम डॉक्टर अनीता बजाज दीदी। बहुत अच्छा केस है और काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और गुगली भी हुई है। लोग सिक्सर मारने की कोशिश में स्टम्प्ड हुए हैं। तो आज का केस शुरू करते हैं। वेलकम। थैंक्स एवरीबडी फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। सबका काफी अच्छा इंटरेस्ट रहा केस में, लेकिन पूरा टोटालिटी को देखने में अभी भी हम चूक जाते हैं। कुछ कुछ फीचर्स लेके वी गेट कैरिड अवे, उसकी वजह से पूरी टोटालिटी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि काफी सारे रूब्रिक्स जो हैं वो एक ही वर्जन पे बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं, जिसका फाइनल डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो वो भी हम सीखेंगे और शुरू करते हैं फिर। ये एक 23 ईयर ओल्ड मेल है। वो मेरे पास आया था। उसको घबराहट, चक्कर, सिर भारी होना, सिर दर्द होना और वीकनेस, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तो ये कंप्लेंट्स लेकर आया था मेरे पास। उसकी 2 बहनें मैरिड हैं, एक भाई उसका मर्चेंट नेवी कर रहा है और पेरेंट्स उसके बीमार रहते हैं। फादर को पार्किंसंस है और मदर को डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है। तो ये सिचुएशन है। वो सब पूरी फैमिली इसकी जो है वो यूपी में है और ये बंदा अपने चाचा की फैमिली के साथ रहता है यहाँ पे बॉम्बे में। तो यहाँ पे ये इसने ग्राफिक डिजाइनिंग की है, तो उसका वर्क फ्रॉम होम चलते रहता है। उसका ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा काम है और उसके साथ में वो स्टॉक मार्केट का भी सीख रहा है और स्टॉक मार्केट में भी वो वर्कशॉप्स अटेंड करके कोशिश करते रहता है। इसके अलावा इसको अपना फिजिकल फिटनेस का भी बहुत है, तो इसलिए रेगुलर जिम ट्रेनिंग करना और सीखना उसको वो भी है कि आगे जाके मुझे अपना जिम खोलना है या मैं जिम ट्रेनर बनूं, तो उसकी कोशिश चलती रहती है। और बॉडी बनाने के चक्कर में उसने डाइट वगैरह, न्यूट्रिशन का भी अच्छा काफी नॉलेज लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो अपनी खुद की डाइट भी बहुत अच्छे से संभाल के खाता है। और आगे चल के उसको जिम ट्रेनर बनना है, तो उसमें भी उसको वो न्यूट्रिशन का नॉलेज काम आएगा। तो अभी इसकी जो कंप्लेंट्स शुरू हुई थी, 3-4 महीने से इसको ये कंप्लेंट्स चालू है, जिसमें उसको चक्कर जैसा महसूस होता है, इम्बैलेंस महसूस होता है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर के सामने ज्यादा काम नहीं कर पाता है, जबकि उसका स्टॉक मार्केट का काम प्लस उसका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम दोनों कंप्यूटर पे ही होता है। और उसको उसके साथ में घबराहट होती है, हेडेक होता है, सोने का मन करता है, आंखें भारी होती है और उसको समझ में नहीं आता है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं इतना अच्छा खाता हूँ, इतनी केयर लेता हूँ, एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ये सब क्यों हो रहा है, ये उसका बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आप एक एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते जाइए। अभी उसके अब ये जो सिचुएशन क्या थी, इसको मैंने पूछा कि क्या स्ट्रेस है, कुछ ऐसा स्ट्रेस है क्या हटके, जिसकी वजह से ये तकलीफें शुरू हुई है। तो उसने बोला कि उसकी जो चाचा के घर में रह रहे हैं, उनकी जो बेटी है, उसके वो बोलते हैं जैसे वो शरीर में एक आत्मा आती है, तो वैसे उसके शरीर में कुछ आता था और वो उस समय एकदम पागलों की तरह बिहेव करती थी, यहाँ वहां भागती थी और अग्रेसिव हो जाती थी। और सब लोग बोलते थे इस पे कुछ तो हवा का असर है। अभी उनके ही वो चौल में एक लड़का वो मर गया था, वो महाराष्ट्रियन था और ये जो है ये लोग यूपी से हैं। तो वो लड़की भी बहुत रिसेंटली ही यहाँ पे आई है, तो उसको मराठी वराठी आती नहीं है और ना वो लड़के को जानती थी। उसने एक आध बार देखा होगा, लेकिन वो जानती नहीं थी, ना उसने कभी बात की थी। लेकिन वो उस एपिसोड के दौरान वो लड़की मराठी में बात करती थी, उसी की तरह बिहेव करती थी, ऐसे पड़ोसी लोग बोलते थे जिन्होंने उस लड़के को देखा था। अभी ये बंदे ने भी कभी देखा नहीं था और वो लड़की ने भी कभी देखा नहीं था। तो वो उस एपिसोड के दौरान वो बोलता है कि मैं ये सब चीजों में विश्वास तो नहीं करता हूं, लेकिन मुझे उसको संभालना पड़ता था क्योंकि वो ही एक
मेल मेंबर रहता था फैमिली में, बाकी सब लोग काम पे चले जाते थे और इसका वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से ये घर पे रहता था। तो उस लड़की को कंट्रोल करने का काम ये इसको करना पड़ता था। तो उसमें उसको अंदर से तो धड़धड़ होती थी, घबराहट होती थी, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेता था। उसने बोला कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो इसलिए उसको वो लगता नहीं था कि ये मेरे पे भी उस चीज का कुछ असर हुआ होगा। बट जब वो दवाइयों से असर नहीं होता था, दवाइयों से उसको फर्क नहीं पड़ता था। हेलो। जी ठीक है। अभी ठीक है सर? जी हाँ। तो वो एपिसोड्स में ये लड़के को कंट्रोल करना पड़ता था। तो इस तरह से चल रहा था। तो उसको वो डर लगता था कि उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है। तो उसको भी वो ओझा के पास लेके गए थे, जैसे वो लड़की को भी ओझा के पास लेके गए थे, तो उससे उसको फर्क पड़ गया था। तो इसको भी लेके गए थे। फिर भी उसने बोला कि उससे कुछ मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। फिर सोचते सोचते उसने ये भी बोला कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तब मैं सामान कुछ अरेंज कर रहा था, तब एक वो हिजड़ा यूनक वो आया और मुझसे पैसे मांग रहा था। तो मैंने नहीं दिए, मतलब मैंने उसको थोड़ी बहस हो गई कि यार तुमको दिखता नहीं है क्या मैं सामान ठीक कर रहा हूँ। तो वो गुस्से गुस्से में वो यूनक ने उसको कर्ज किया कि तुम्हारा आज काम अच्छा नहीं होगा करके वो निकल गया। तो उसको ये भी बात ध्यान में आ रही है कि उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो ही इज ट्राइंग टू सर्च फॉर द रीजन कि क्या होगा, क्या हुआ होगा, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है। तो अभी ये वर्जन तो बहुत कॉमन है। आई थिंक सबको ये इस पर से तो रूब्रिक्स बहुत कॉमनली आ ही जाने चाहिए। और दूसरा रीजन ये था कि अभी रिसेंटली उसकी बहन की शादी हुई थी। तो वो बहन की शादी का अरेंजमेंट पूरा, प्लस उसका भाई आया था वो शादी में, तो वो वहां बीमार पड़ गया, उसको डेंगू हो गया और उसको ये रीनल स्टोन्स भी हो गए थे। तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो खर्चा बढ़ गया, तो वो उसकी प्लानिंग में नहीं था। तो उसने बोला कि मैं बहुत सोच समझ के चलता हूँ और अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सिर पे ही है। तो वो सब मैं अच्छे से प्लानिंग करता हूँ, लेकिन अभी ये मेरा बजट में नहीं बैठा क्योंकि वो हॉस्पिटल का उसने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो वहां पे वो एक स्ट्रेस बड़ा हुआ था। अभी भाई भी मर्चेंट नेवी कर रहा है, तो वो भी सेटल्ड नहीं है। इसलिए सोल अर्निंग मेंबर यही है। पिताजी उसके खेती करते थे, तो अभी लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं वहां पे गांव में। तो ये केस है। हाँ, और ये रिलीजियस बंदा है, मंदिर मंदिर जाता है और काफी केयरफुल है। स्टॉक मार्केट में भी काफी पैसे संभाल के लगाता है और खाने में भी बहुत काफी केयरफुल है वो। और उसने बोला डर नहीं लगता है मुझे, आई कैन हैंडल ये जो स्पिरिट वगैरह का चीजें हैं वो मैं हैंडल कर सकता हूँ। और उसे पढ़ना वगैरह अच्छा लगता है। तो उसने वो बिजनेस के हिसाब से रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो पढ़ा था। और अभी उसको गीता भी पढ़ने का शौक है, मतलब गीता भी पढ़नी है, उसके प्लानिंग में है। तो ये केस है। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स जो है वो क्लोज कमिंग रूब्रिक्स के ग्रुप्स बनाए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये चीजें क्या है, हम लोग ये पर्टिकुलर केस में ज्यादा एप्ट क्या लगेगा आपको। तो जैसे अभी हम लोग ड्यूटी वाला या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट लेते हैं कि जो कि इसको फैमिली के लिए लगता है कि ही इज अ सोल ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर। तो उसके हिसाब से उसको जो लगता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे रूब्रिक्स क्या लेंगे। ड्यूटी आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है, केयर्स आ सकता है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज आ सकता है, लव लव फॉर फैमिली भी किसी ने लिया हुआ है, एंग्शियस हो सकता है, एंजाइटी अबाउट रिलेटिव्स, एंजाइटी अबाउट फैमिली, एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स, वरी हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। अभी इनका डिफरेंस क्या है, कोई कॉमन लैंग्वेज में आप बोलना चाहोगे क्या? या तो मैं पहले ले लेती हूँ, बाद में हम लोग एक्टिव इंटरेक्शन करेंगे इसके ऊपर। तो ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन और कंपल्शन डिपेंडिंग ऑन रोल, और इट इज मोर फॉर्मल। तो अभी जैसे ड्यूटी क्या बोलते हैं, व्हाट इज माई ड्यूटी एज अ टीचर, व्हाट इज माई ड्यूटी एज अ मदर,
व्हाट इज माई ड्यूटी एज अ वर्कर, तो वो आपके रोल के हिसाब से एक वेल डिफाइंड ड्यूटी रहती है कि जैसे एज अ हाउस वाइफ आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ द हाउस, तो वो मेरी ड्यूटी हो गई. एज अ डॉक्टर माई ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, तो वो रोल के साथ डिफाइंड ड्यूटी रहती है और वो वेल डिफाइंड रहती है. उसका ड्यूरेशन भी डिफाइंड हो सकता है, उसका जो क्या बोलते हैं एक्सटेंट है वो भी आपका डिफाइंड हो सकता है. जैसे ऑफिस में भी हर किसी का एक रोल डिफाइंड रहता है कि एक प्यून है तो प्यून का काम कुछ अलग रहेगा, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का काम कुछ अलग रहेगा, टीचर है तो टीचर का अलग काम रहेगा, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर का काम अलग रहेगा. तो उस तरह से वो ड्यूटीज डिफाइंड रहती है. तो कुछ लोग अपने को ड्यूटी के लिए वेरी सिंसियर अबाउट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, इसलिए उसको हम लोग परफॉर्मिंग द ड्यूटीज बोलते हैं. परफॉर्म करते हैं मतलब हम करते हैं, जो चीज हमको दिया गया है हम उसको कैसे निभाते हैं. एज अ सन, व्हाट इज माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, तो दिस विल बी ड्यूटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आपको खुद को अंदर से ये एहसास होता है और आप वो चीज खुद करने जाते हैं. जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है ना, उसकी कोई ड्यूटी नहीं रहती है, वो फिर भी ऐसा सोचेगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. अभी जैसे ग्रुप चल रहा है तो किसी पर्टिकुलर बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है. जैसे अभी अशोक सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, अशोक सर पूरा ग्रुप चलाते थे, सबको मेंटोर्स को अरेंज करना, वीसी अरेंज करना, सब कुछ करते थे. अभी कोई बंदा इनिशिएटिव लेके आगे आ रहा है. अभी हुसैन सर आगे आ गए, उन्होंने सोचा कि मैं सर को हेल्प कर दूं. उनके ऊपर कोई बंधन नहीं था, उनको किसी ने कोई कंपल्सरी नहीं किया था, ना उनको कोई ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू डू इट, लेकिन उन्होंने अपने दिल से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड ही स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग द मेंटोर्स. तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंदर से आती है. जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है वो हर जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. अगर वो कहीं बाहर भी गया तो वो दूसरों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसका कोई परव्यू ऐसा लिमिटेड नहीं रहता है. उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी लगती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी लगती है. अभी कोई गेट टुगेदर करना है तो वो वहां पे भी बोलेगा कि ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं. तो इस तरह से वो अपने आप ही वो एक्सटेंड खुद को करते हैं और उनको ये अंदर से एक एहसास आता है कि मुझे ये करना चाहिए. उसके लिए वो बंधे हुए नहीं रहते, उनके ऊपर कोई ऐसा रोल के हिसाब से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बंदे के अंदर से ही वो इच्छा होती है कि मैं ये चीज करूं. केयर्स में क्या होता है, आपको कंसर्न है, टेकिंग केयर ऑफ समवन. जैसे बच्चे की केयर ली या प्लांट्स की केयर ली या एनिमल्स की केयर ली, तो केयर इज द कंसर्न एंड यू लुक आफ्टर दैट पर्सन, लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ दैट पर्सन. हम लोग हमेशा बोलते हैं टेक केयर, मतलब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी खुद का ध्यान रखिए. तो केयर इज कंसर्न लीडिंग टू एक्शन और एक्सप्रेशन. यहाँ पे एक्शन इज इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी का केयर ले रहे हो तो आप उसके खाने पीने की व्यवस्था करोगे, उसकी दवाई की व्यवस्था करोगे, आप जो भी उसके साथ में एक एक्शन रहेगा, उसका एक एक्सप्रेशन रहेगा. और वो केयर कैन एक्सटेंड टू एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन योर कंपैशन. आपको जिसके लिए वो फील होगा, कोई एनिमल लवर हो जाता है, एनिमल्स की केयर करता है, कोई पुअर लोगों की केयर करता है, कोई सिक लोगों की केयर करता है. एंड केयर कैन बी असाइंड. अभी समझो मैं घर पे नहीं हूं और मेरे घर पे कोई एजिंग पेरेंट है, तो मैं केयर टेकर रख सकता हूं. वो केयर टेकर विल टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ दैट पर्सन. तो मुझे खुद होके करने की भी जरूरत नहीं है. आई कैन अलॉट दैट ड्यूटी टू समबडी एल्स ऑल्सो, बट आई सी टू इट दैट दोज केयर्स आर फुलफिल्ड, केयर्स आर टेकन केयर ऑफ. फिर लव आता है, तो लव में क्या है, अनकंडीशनल लव है, जिसमें कोई किसी सेल्फलेस है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है. लेकिन आप हर किसी के लिए लव नहीं महसूस कर सकते. आप लव किसी पर्टिकुलर पर्सन, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस, जो हम बोलते हैं लव्ड वंस, मतलब हु आर क्लोज टू योर हार्ट, और उनके लिए आपको वो म्यूचुअल ग्रोथ का भी इशू रहेगा कि हम सबको साथ में लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ग्रेस सब साथ में आ जाता है. तो यहाँ पे एक अनकंडीशनल जो एस्पेक्ट है और सेल्फलेसनेस की जो भावना है, वहां पे वो लव आता है.
तो लव फैमिली वालों को दे इवन गो बियॉन्ड दी ड्यूटीज एंड केयर्स, तो वो सबकी ग्रोथ चाहते हैं. एंग्शियस एंजाइटी इज अ नेगेटिव इमोशन विच कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ अननोन विच इज फेल्ट मोर विसरल. विसरल क्यों? जब आप एंग्शियस होते तो आपको कुछ ना कुछ उसके फिजिकल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आते हैं. आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आपको घबराहट होती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपकी जबान लड़खड़ाती है. तो वो सब एक विसरल, उसमें एक सोमैटिक एस्पेक्ट भी आ जाता है. और एंजाइटी इज मोर फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस एंड इट इज इन फ्यूचर, लाइक अभी चीज हुई नहीं है उसके पहले से ही आपको वो एंजाइटी होने लगती है. और फियर का दूसरा है कि फियर आपने कुछ महसूस किया, आपने कुछ देखा है और उसका फियर आपको बैठ गया है. और फियर स्पेसिफिक रहता है किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर. तो फियर इज ऑलवेज स्पेसिफिक और वो एक्सपीरियंस करने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाता है. एंजाइटी इज फियर ऑफ अननोन, मतलब जो हुआ भी नहीं है उसके बारे में आप सोच रहे हो. फिर यहाँ पे और वरी है. वरी इज ऑल्सो कंसर्न बट इट इज मोर इन थिंकिंग. उसने खाना खाया होगा क्या, वो समय पे पहुंच गया होगा क्या. तो दिस इज मोर लाइक एंजाइटी बट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, अबाउट दोज नीड्स. तो यहाँ पे वरी में इट मे और मे नॉट लीड टू एक्शन. अभी तक ये घर पे क्यों नहीं आया, और जब घर पे आ जाएगा तो आप उसको खाना भी नहीं दोगे, आप अंदर जाके सो जाओगे. तो इट मे और मे नॉट लीड टू एनी एक्शन. Attachment is when you are connected to someone. Attachment is also because of insecurity. और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है, गिव एंड टेक रहता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस रहती है. जैसे हम बोलते हैं कि साथ में रहना चाहिए, यूनिटी में स्ट्रेंथ है, तो उसमें आपको वो अटैचमेंट से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है. अटैचमेंट में आप किसी के लिए करना भी चाहते हैं, उसको अपने पास रखने के लिए. I'm attached to parents because parents do so many things for us. अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट होता है. तो अटैचमेंट में कनेक्शन है, आप एक वेवलेंथ पे जुड़े हुए हो. मैं इस बार थोड़ा उल्टा कर रही हूं. आई एम टेकिंग रूब्रिक्स फर्स्ट एंड देन आई एम कमिंग बैक टू केस. थोड़ा मुझे एक्सपेरिमेंट करना था ये. अभी जैसे ये हो गए आपके ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रूब्रिक्स. अभी दूसरा जो ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स है वो एम्बिशन का है. जैसे किसी ने यहाँ पे एम्बिशन लिया है, किसी ने डिजायर फॉर मनी लिया है, गैम्बलिंग पैशन लिया है, काफी अलग अलग चीजें ली हुई है. अभी यहाँ ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग का तो उसका मेन वो वर्क है, ही इज डूइंग दैट जॉब. उसके साथ साथ में उसका डिजायर है कि उसको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है और खुद जाके जिम भी चालू करना है, जिम ट्रेनर भी बनना है. और तीसरा वो स्टॉक मार्केट भी देख रहा है ताकि उससे भी कुछ वो पैसा कमा सके. अभी एक जो बंदा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसके फादर सिर्फ फार्मिंग करते थे, और इसको ये सब एस्पिरेशंस है और वो साथ में कर रहा है. अभी कोई बंदा होता ना कि खाली वो एक जॉब लेके ही बैठ जाता, लेकिन इसमें उतनी एनर्जी भी है कि वो तीन तीन चीजें कर रहा है और तीनों चीजें निभा रहा है. तो यहाँ पे एम्बिशन भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है. एम्बिशन में भी आपका एम्बिशन इंक्रीज्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, मनी मैटर्स, या फॉर एम्बिशन फॉर मनी, एम्बिशन फॉर फेम, ये सब अलग अलग भी आ सकता है. इसमें तो फेम वेम का कुछ इशू नहीं है. मेन जो है उसको अपने घर की पोजीशन को ही बढ़ाना है. रिलेटेड टॉपिक्स भी आ सकते हैं, जैसे टॉकिंग अबाउट बिजनेस. इंडस्ट्रियस भी हो सकता है. व्हाट इज इंडस्ट्रियस? इंडस्ट्रियस इज फ्रूटफुल एक्टिविटी, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी. सब सुनाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. हाँ.
इसमें बंदा एक्टिविटी डिजायर वाला भी हो सकता है कि जिसको एक्टिव रहना पसंद है और जो बाकी अचीवमेंट्स हैं वो पैरेलली चल रही है। मतलब मेन गोल वो कुछ अचीव करने का नहीं है, बट दे वांट टू बी एक्टिव एंड दे आर डूइंग मल्टीपल एक्टिविटीज। बिजी भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन डिजायर्स टाइप, क्योंकि उनको कहीं से डाइवर्ट करना है, ऑक्यूपाइड रहना है, रेस्टलेसनेस है, जिसकी वजह से वो बिजी रहना चाहते हैं। पैशनेट भी हो सकता है, जैसे हमारे लिए होम्योपैथी एक पैशन है, तो हम इसको ना एम्बिशन में फिट करते हैं ना बिजनेस में फिट करते हैं, बट एक पैशन है कि हमको और सीखना है। आज किसी ने डाला था कि होम्योपैथी इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कितने ग्रुप्स चल रहे हैं, कितने वेबिनार्स चल रहे हैं। आई थिंक आवाज एको हो रही है क्या सर? यस मैम। जी जी जी, किसी ने माइक खोला, प्लीज म्यूट कर लीजिए। रूपक गुप्ता मैम का वो माइक कौन है? मैम आपके दोनों माइक। हेलो, अभी ठीक है? जी हाँ, तो जैसे पैशनेट है, तो पैशन में एक नशा होता है, आपको वो डीप लव रहता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे साइंटिस्ट्स हैं, जैसे सोशल वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचते ना अपने अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, बट उनको काम ही इतना अच्छा लगता है कि वो काम को ही उतना इंजॉय करते हैं कि वो पैशनेट हो जाते हैं। अभी ये सब के अलावा हम लोग जहां पे ज्यादा एक्टिविटी है वहां पे हम निम्फोमेनिया एंड सेक्सुअल एक्सेस का भी सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपको प्लेजरेबल एक्टिविटी है एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर है। अभी निम्फोमेनिया का मीनिंग क्या है? अनकंट्रोलेबल डिजायर, फैड, क्रेज, एंथुजियाज्म, मतलब उत्साही, अति उत्साही बोलते हैं ना, वैसे। डिजायर्स इंक्रीज में भी आप ले सकते हो, क्योंकि अगर डिजायर्स इंक्रीज है तो दैट विल मोटिवेट द पर्सन टू वर्क मोर। तो ये सब रूब्रिक्स आपको सोचने हैं। ये केस में मैं इसलिए ये ले रही हूं क्योंकि सब अगर आप अलग सेट ऑफ रूब्रिक्स ले लोगे तो आप अलग रेमेडी पे पहुंच जाओगे। आपने सही सेट ऑफ रूब्रिक पकड़ा है। अभी कई बार हम जब रूब्रिक्स लेते हैं तो वो सब रूब्रिक्स एक रेमेडी को पॉइंट नहीं करते हैं। अभी समझो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए हैं, लेकिन उसमें एम्बिशन अगर ले लिया तो मेरा रेमेडी नहीं आ रहा है, तो वो टाइम पे आपको सोचना है कि एम्बिशन के अलावा मैं और क्या ले सकता हूं, और वो आपको फीडबैक भी देगा, क्योंकि वो आपको रेमेडी को और पेशेंट को समझने के लिए भी मदद करेगा। अगर आपके बाकी के रूब्रिक्स किसी पर्टिकुलर रेमेडी को पॉइंट आउट करते हैं और आपको जब ये क्वेश्चन आता है कि इज ही रियली एम्बिशियस और डज ही वांट टू डू बिजनेस और ही इज इंडस्ट्रियस और ही वांट्स टू बी एक्टिव और इज ही पैशनेट, तो आप खुद को क्वेश्चन पूछोगे तो आप पेशेंट के ऊपर और इंट्रोस्पेक्ट करोगे, या पेशेंट को भी पूछोगे 4 क्वेश्चंस उसको कंफर्म करने के लिए। ये सब बहुत क्लोज कमिंग रूब्रिक्स है, और हम लोग कई बार ऐसे करते भी हैं कि जहां पे अगर अपने को एम्बिशन नहीं मिला तो हम लोग इंडस्ट्रियस में जा सकते हैं, एक्टिविटी डिजायर्स में जा सकते हैं। तो आपको हर बार ये हर केस में देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ रूब्रिक्स कहां पे पॉइंट कर रहे हैं, और फिर वो अगर वो एक पर्टिकुलर रेमेडी ए को पॉइंट कर रहे हैं और कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट केस का वो कवर नहीं कर रहा है, तो वो एस्पेक्ट के लिए और कौन से रूब्रिक्स आ सकते हैं, फिर आप सोच के वो रूब्रिक को निकाल सकते हो, ताकि आपकी रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी क्लियर और थोड़ी डीप हो जाए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। कोई बताएगा कि जो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज वो यूजफुल लग रही है? वेरी मच मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो हम लोग आगे जाते हैं इसके साथ, क्योंकि मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस रेमेडी तक पहुंचने के लिए हम लोग अगर
रूब्रिक, जो भी सेट ऑफ रूब्रिक्स ले लेंगे उसमें हम काफी डिविएट हो सकते हैं। जैसे हमने देखा हमारे ग्रुप्स में भी कितनी सारी रेमेडीज अलग अलग आई। कैलकेरिया भी आया, नेट्रम भी आया, लाइको भी आया, काली भी आया, कैलकेरिया फ्लोर भी आया, स्ट्रेमोनियम भी आया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। अभी हम गिल्ट रिलेटेड रूब्रिक्स ले रहे हैं। अभी मुझे इसमें गिल्ट का क्यों एस्पेक्ट आया, क्योंकि जो उसने वो हिजड़े के साथ किया था, जो यूनक के साथ किया था, वो उसको हॉन्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। आपको जब तकलीफ होती है तो आप वो बारे में क्यों सोचते हो? अब आपको यहाँ पे रीड इन बिटवीन द लाइंस करना है। यहाँ पे मैंने उससे डायरेक्ट क्वेश्चन किया था। अगर मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता देती तो हर कोई आदमी सीधा रेमेडी पे पहुंच जाता, लेकिन मैंने वो जानबूझ के वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने अपने मन से लीडिंग क्वेश्चन किया था। मेरी किसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस रख के मैंने वो क्वेश्चन किया था। तो अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग पे आते तो वो लीडिंग क्वेश्चन कर सकते थे। इसलिए मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो सीटी बोल सकते हो ऑफ द रेमेडी। तो अगर वो बंदे को वो चीज याद आ रही है तो वो क्यों याद आ रही है, वो क्यों यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? इतने टाइम तक तो उसको वो चीज बात में याद नहीं आ रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं वो लगा कि उसने मेरे को वो कर्स किया था, तो क्या वो कर्स की वजह से ये हो सकता है, या मैंने अपनी जो बहन को कंट्रोल किया था, क्या उसकी वजह से मुझे कुछ हुआ होगा? तो किसी ने बराबर लिखा है ग्रोपिंग इन डार्क। तो ही इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अभी अपने को ये भी देखना है कि ग्रोपिंग इन डार्क होगा, रीजनिंग पावर इंक्रीज होगा, थियोराइजिंग होगा, ये सब भी चीजें वहां पे आ सकती है। तो हर चीज को अपने को थोड़ा सा डीपली सोचना है। अब यहां पे भी कैसा है कि गिल्ट में किस तरह के रूब्रिक्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज है आपका, जैसे रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, मतलब यू आर जस्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ कि मैंने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरा कॉन्साइंस के लेवल पे जाता है, वो उससे थोड़ा और ज्यादा डीपर चला गया कि एंजाइटी कॉन्साइंस, मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरा अंतर्मन मुझे चुभ रहा है, वो बात मेरे मन में चुभ रही है कि मैंने ये गलत किया। And that conscience comes from superego. When your superego is well formed, when you have proper superego, then only you can feel the conscience. Delusion wrong can be in social context. कि मैंने किसी बड़े को बदतमीजी से बात कर ली। It may be morally wrong also. मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कोई छोटी मोटी चोरी कर ली, तो वो रॉन्ग डन उसके हिसाब से आएगा। डेल्यूशन निग्लेक्टेड ड्यूटी, जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। जैसे मैं अगर उस समय पे वो केयर ले लेता तो शायद ये रिजल्ट नहीं होता, या मैंने पापा की दवाई करवा ली, टाइम पे करवा ली होती तो पापा को आज कुछ तकलीफ नहीं होती। तो ये डेल्यूशन निग्लेक्टेड ड्यूटी है जो आपको करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की। डेल्यूशन कमिटेड अ क्राइम, मतलब क्राइम गोज टू द लेवल ऑफ डूइंग समथिंग विच इज लीगली पनिशेबल। आपने एक्सीडेंट कर लिया, आपने कोई बड़ी चोरी की, डकैती डाली, किसी का मर्डर कर लिया, तो वो कमिटेड अ क्राइम में आ जाएगा। डेल्यूशन सिन हैज कमिटेड, तो सिन कहां पे जाएगा? आपके रिलीजियस डूज एंड डोंट्स। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। तो वहां पे अगर आपने कोई ऐसी चीज की है तो जो आपको पाप महसूस कराती है, तो वहां पे आपको ये डेल्यूशन सिन हैज कमिटेड आ जाएगा। तो आपकी रेमेडीज में भी ये आपको क्लैरिटी देगा कि कौन सी रेमेडी में रिप्रोचिंग सेल्फ वाला ज्यादा रूब्रिक है, किस पे रॉन्ग डन है, किस में कमिटेड क्राइम है। तो आप उससे उसका कॉन्साइंस या सुपर ईगो लेवल भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे
तो हमारी रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और पेशेंट में हम क्या पूछ रहे हैं को क्लोजली डिफरेंशिएट करते हैं, तो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग भी हमारी ज्यादा से ज्यादा फाइनर बनती जाएगी। तो होम्योपैथी इज ऑल अबाउट शार्पनिंग योर टूल्स, और हमारा टूल सबसे बड़ा टूल है रीजनिंग पावर। जब हम अपने रीजनिंग को जितना ज्यादा वेल डिफाइन करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे, शार्प करते जाएंगे, हमारा फोकस शार्प करते जाएंगे, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे कैमरा में फोटो लेने के टाइम पे हम लोग जूम इन करते हैं ना, तो उस तरह से आपको ये फोकस को और ज्यादा से ज्यादा शार्प करते जाना है। अभी ये किसी ने बोला था केयरफुलनेस एंड कॉशियस एंग्शियस, मैंने कॉशियस एंग्शियस यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन केयरफुलनेस है। केयरफुल मतलब यू आर बीइंग केयरफुल। कोई गिरने वाला होता है तो हम बोलते हैं बी केयरफुल। कहीं पे थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है तो हम बोलते हैं बी केयरफुल। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रख के काम कीजिए, अपनी केयर कीजिए। खाने के टाइम पे आप केयर कीजिए कि आप टाइम पे खा लीजिए, आप न्यूट्रिशियस खाना खा लीजिए, अच्छी चीज खाइए, अपनी बॉडी की केयर लीजिए, अपनी हाइजीन की केयर लीजिए। सेल्फ केयर बोलते हैं ना हम लोग, सेल्फ केयर। फिर आता है कॉशियस। कॉशियस मतलब कोई चीज हो उसके पहले आप प्रिकॉशन ले लो। तो वो हमेशा आप किस चीज के लिए प्रिकॉशन ले रहे हो। आई एम कॉशियस अबाउट माई हेल्थ, आई एम कॉशियस अबाउट माई मनी, तो वो किस चीज का मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ। और कॉशियस में आपको एक अलर्ट अंदर लाना है, तो वो अलर्ट वाली सिचुएशन है जहां पे आपको कॉशन लेना है। केयरफुल में अभी वो अलर्ट वाली चीज नहीं आई है, आप जनरल केयर लेते हो। मैं अपनी फिटनेस की केयर ले रही हूँ, मैं अपनी ब्यूटी की केयर ले रही हूँ, अपनी स्किन की केयर ले रही हूँ, अपनी हेयर की केयर ले रही हूँ। यहाँ पे कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप ज्यादा ध्यान रखते हैं ताकि वो चीज और अच्छी हो। कॉशियस में आप कोई चीज को अवॉइड करना चाहते हो, किसी चीज से बचना चाहते हो। अभी कॉशियस एंग्शियस बोला मतलब वो कॉशियस की साथ में एंजाइटी भी आ जाती है कि आप इतने एंग्शियस है कि इतने ज्यादा प्रिकॉशंस लेने लग जाते हो। अब हर जगह पे आप प्रिकॉशंस लेने लग जाते हो। उसी की डिग्री में अगर आगे जाएंगे तो रैप्स अप इन फर इन समर, ये पेशेंट में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसे ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स लिया है। जैसे सोराइनम है, हिपारसल्फ है, तो वो ऐसी परिस्थिति में समर में जहां ठंड लगने की कोई संभावना ही नहीं है, फिर भी वो रैप अप करते हैं, मतलब वो ओवर प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। मैं तो गर्मी में भी आइसक्रीम नहीं खाती, मैं तो एसी बैठती ही नहीं हूँ एसी में, गर्मी में भी मैं एसी नहीं चालू करती। ये तो फिजिकल हो गया, बट बाकी चीजों में भी वो लोग इतने केयरफुल हो जाएंगे कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लेंगे। जैसे सोराइनम है, अभी सोराइनम है, उसका बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, प्रॉस्परिंग है, लेकिन फिर भी वो इतना कंजूसी से पैसे खर्च करेगा जहां आपको कोई जरूरत ही नहीं है कोई प्रिकॉशन लेने की। आपके पास इतना पैसा लेना है, पैसा है, फिर भी आप उसको इतना क्यों संभाल रहे हो। तो वहां पे आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा, क्योंकि समर में आप फर में जा रहे हो। फर में कितनी गर्मी होगी, आप खुद को कितना डिस्कम्फर्ट में डालोगे, फिर भी आप रैप अप कर रहे हो ताकि मुझे ठंडी से कोई असर ना पड़े। ठंडी है ही नहीं तो उससे क्या असर होगा आपको। यही लाइन में अगर हम देखेंगे तो फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड कितना कॉमन रूब्रिक है। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, delusion being injured, delusion being punished, superstitious, fear superstitious, ये अपनी थिंकिंग के ऊपर है। अभी जैसे सुपरस्टिशन में आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आपके धारणाएं बनी हुई हैं, वैसे ही ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में भी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सोच बनी हुई है। सुपरस्टिशंस इज बिलीफ which doesn't have any rational basis.
जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा तो आपका कुछ बुरा होने वाला है, काले कलर के कपड़े आप इस दिन पहन लोगे तो आपका बुरा हो जाएगा। तो सुपरस्टिशंस हैं और साथ में ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज्ड है। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में आपको सिर्फ हार्म का नहीं होगा, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में ये भी होगा कि आपको ठंडी सर्दियों में मेथी खा लेनी चाहिए, गोंद खानी चाहिए, या आपको तकलीफ है तो आप काढ़ा पी लीजिए, पहले आप ट्रेडिशनल मेडिसिन ले लीजिए, दवाइयों के पीछे मत भागिए। तो ये सब चीजें जो है इनमें आपको बहुत फाइनर डिफरेंशिएशन करना है। वैसे ही अभी मनी के रूब्रिक्स है, मनी के रूब्रिक्स में एंजाइटी मनी मैटर्स भी आता है, टॉकिंग ऑफ मनी भी आता है, गैम्बलिंग पैशन फॉर भी आता है, डेल्यूशन मनी टॉक्स ऑफ, डेल्यूशन काउंटिंग मनी, एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी फॉर, एंड ड्रीम्स ऑफ मनी। इतने सारे रूब्रिक्स हैं, हम अपने आप को बहुत कम जगह पे रिस्ट्रिक्ट करके छोड़ देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर सेट ऑफ रूब्रिक्स में सब कुछ मिल रहा है लेकिन मनी का कुछ एस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा है। वो मनी एंजाइटी मनी मैटर्स में वो रेमेडी फिट ही नहीं पड़ रही है। तो हम लोग ये सब चीजें भी देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी का कोई जिक्र है क्या, वो रेमेडी में इनमें से कोई रूब्रिक आ सकता है क्या। तो जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारा होराइजन बड़ा हो जाएगा, हमारी अप्रोच और ज्यादा बड़ी भी हो जाएगी, एट द सेम टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन होती चली जाएगी, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा कि एंजाइटी मनी मैटर्स कहाँ पे आता है। रेट्रो जब आप केस का करोगे तब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे एंजाइटी मनी मैटर्स क्यों लगा और टॉकिंग ऑफ मनी क्यों नहीं लगा और गैम्बलिंग पैशन क्यों नहीं लगा। अभी गैम्बलिंग पैशन लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे गैम्बलिंग पैशन कैसे आ सकता है। ये बंदा, कोई बोल रहा है कॉशियस एंशियस है, गैम्बलिंग में तो कौन सा कॉशन लेता है कोई। गैम्बल तो एकदम जुआ है ना, आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो गया। अभी एक एक्सट्रीम पे आप गैम्बलिंग पैशन लेते हो और एक एक्सट्रीम पे कॉशियस एंशियस लेते हो। इसलिए ये आपको फीडबैक देता है कि आपकी रेमेडी गैम्बलिंग पैशन वाली होगी क्या। यहाँ पे ये बंदा केयरफुल है ना, सोच समझ के डिसीजंस लेता है। उसने खुद ही बोला है कि मैं सब कुछ सोच समझ के करता हूं। आई होप आई एम गेट अभी चीजें थोड़ी ठीक हो, क्लियर लग रही हैं आपको। मैं थोड़ा स्टॉप शेयर करके वापस आती हूँ। सर इसको स्टॉप शेयर कैसे करना है? मैडम जहां से शेयर स्टार्ट किया था माइक के किनारे वहां क्लिक करिए तो स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ नहीं, टेलीग्राम वाले में, टेलीग्राम में जाके करिए, वहां स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन है। और लेफ्ट साइड लास्ट में जी। अभी आप ये बताइए, अभी ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है ये केस में क्या आएगा? केयरफुलनेस है, ग्रुप है मैम। ये स्ट्रैम सर का यहाँ फील आ रहा है हाँ, केयरफुलनेस है और मैम। केयरफुलनेस में एक और ग्रुपिंग इन डार्क एक लगा मैम। रिलीजियस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एक लगा मैम। स्ट्रैम आ रहा है अभी। मैंने केस में जो जो थीम्स है मैंने सब पकड़ के उसके ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स डाले। आपने सब थीम्स कवर की? Delusion, injury, be injured, surrounding by
एक आ रहा है। सराउंडिंग बाय व्हाट आई थॉट वाज कि जो लड़की पजेस्ड हुई थी वो उससे अफेक्ट हो रहा है, तो एंड ही सेड दैट उससे तो नहीं हुआ, उसमें ग्रोपिंग भी था और एक इंजुरी भी थी, तो उससे में ये दो सराउंडिंग बाय चीजें। में आपके बहुत कम रूब्रिक्स हैं। यस मैम, 3 है। आप जब तक श्योर नहीं हो तब तक आप मत लेना वो। और तीनों की फीलिंग आ रही है क्या आपको किसी की भी? ये केयरफुलनेस से थोड़ा इनिशियली मेरे को लेथेसिस लगा था, पर आपने जो अभी सब जो बताया उससे फिर हायोस लग रहा है। तो पहले हाई। आप सराउंडिंग्स बाय को छोड़ दीजिए, डेल्यूजन इंजर्ड ले लीजिए ना। यस यस, जो श्योर है वो ले लेते हैं। पहले बड़ा रूब्रिक लेते हैं ना। राइट राइट। और और एक पजेस्ड वाला ले सकते हैं क्या मैम? आई वाज थिंकिंग फॉर दैट। इसको कहाँ लगा है कि मैं पजेस्ड हूँ? हाँ, इसने बोला नहीं है तो। तो जब नहीं बोला है तो क्यों लेना है आपको? जी। रिलीजियस अफेक्शन एक है, टू मच ऑक्युपाइड विद रिलीजन, जो जिस तरह से वो रेगुलर है, मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब वो सब, तो हम्म ये एक श्योर ले रहे हैं। हम्म और जो आपने फर रैप वाला बताया वो भी। फर रैप यहाँ नहीं है, मैंने आपको बोला ना कि फर रैप यहाँ पे नहीं है। वो ओवर कॉशियस होते हैं ना, ये इतना ओवर कॉशियस तो है ही नहीं ना। हाँ नहीं नहीं। मैंने आपको वो ग्रुप बताया कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, एटलीस्ट ग्रुप अभी थोड़ा लाइन पे आ रहा है, यस। तो रेमेडी डिस्क्लोज कर देते हैं। जी। क्लैप फॉर हुसैन। हुसैन ने क्रैक किया है लास्ट में। हुसैन कांग्रेचुलेशन सर। हुसैन है। अभी नोट छाप रहा हूँ। अरे साले कुछ भी मत बोल। हुसैन कहाँ पे है? जी मैम, जी सुन रहा हूँ मैम जी। हाँ तो बताइए आप। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है, बताइए। खाली आपने बहुत अच्छा फोर्थ रो पकड़ा, बहुत अच्छा हेलोजन पकड़ा, बहुत अच्छा परसिक्यूशन पकड़ा। जी। एक्चुअली इसलिए मैं वहां पे चला गया ना कि जिस तरह पीएम के बारे में जानता हूँ, गांधी सर पढ़ाते हैं, उस तरह मैंने इसके बारे में सोचा कि वो सारी बातें कर रहा है कि मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए, मैं थोड़ा अच्छे से रहूं, बॉडी बिल्ड अच्छी रहे मेरी, जिम कर रहा है, रूटीन कर रहा है, ये सारी चीजें रो 4 की आ रही थी। और क्वेश्चन था दिमाग क्या, क्यों हो रहा है, टिपिकल हैलोजेंस का होता है। और फॉलो कर रहा है, वो रिलीजियस एक्टिविटी अच्छे से फॉलो कर रहा है, ओबीडियंट है रिलीजन के मामले में भी। अभी आपने बताया वो गीता पढ़ने की भी उसके प्लान में है। मतलब ये लोग रिलीजन को इसलिए भी फॉलो करते हैं कि क्योंकि पनिशमेंट करने वाला कौन है, अल्टीमेटली वही है जिसके हाथ में सब कुछ है। तो इस अंदाज को आने के लिए भी अपना रूप, मतलब अपना सब कुछ रिलीजन की तरफ ले जाते हैं, क्यों ये सोचते हैं कि जिस पे मैं डिपेंड हूँ लास्ट में मुझे वही पनिश करने वाला है, या तो वहीं से मुझे सैल्वेशन मिलने वाली है। ये थीम
टिपिकल ब्रोमीन का है, इसलिए वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, इवन अच्छे नागरिक बन के रहते हैं, इवन अच्छे डिवोटी बन के रहते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था, तो वो हेलोजन का थीम लगा था मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। रो 4 पे काफी सारे जन आए थे, तो कुछ कैलकेरिया पे थे, कुछ काली पे थे। तो हुसैन आप काली और कैलकेरिया का डिफरेंस भी बोली दो पीरियोडिक टेबल से। काली की एंग्जाइटी ज्यादा होगी, काली अकेलापन अपने आप को महसूस करेगा। काली रो 1 का है, अपने वजूद को लेकर काफी परेशानी होगी, एंग्जाइटी ज्यादा होगी, हमेशा किसी की कंपनी वो चाहता रहेगा, और सिक्योरिटी चाहिए उसको, हेल्थ के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, कंपनी के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, घर के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए। और कैलकेरिया का ऐसा है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तो और वो उसके सहारे पे है। क्या काली इतना वो खोखला नहीं है, काली खोखले हो सकते हैं कॉलम 1 की वजह से, लेकिन कैलकेरिया में कुछ दम है कि मेरे पास कुछ है, मैं सपोर्ट के सहारे हूँ। लेकिन अगर मेरा सपोर्ट चला जाए तो खत्म कहानी, मेरी सब कुछ खत्म हो सकती है। ये मतलब 2 कॉलम की थिंकिंग हम सोच सकते हैं इस तरह, कॉलम एंड कॉलम 2। काली का इनसिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि उसको रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करके रखना है, सबको अपने साथ पकड़ के रखना है। इसलिए आपको काली में क्लिंगिंग मिलेगा, काली में अटैचमेंट मिलेगा। जैसे मैंने वो लव और अटैचमेंट वाला ग्रुप किया था, तो उसमें काली में आपको अटैचमेंट मिलता है, क्योंकि वो वहां से उसको सिक्योरिटी मिलती है। इसलिए वो बच्चों में भी बहुत इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो बच्चे भी उनको आगे जाके हेल्प कर सके। तो वहां पे एक एक्सपेक्टेशन भी है। कैलकेरिया को फैमिली का सपोर्ट है, उसका शेल है उसके पास, वो प्रोटेक्टेड है, शेल के अंदर है, इसलिए वो शेल को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट कैलकेरियाज भी मिलेंगे जो वेल कॉम्पेंसेटेड है, तो उसमें इंडिपेंडेंस भी काफी आता है, डिल्यूजन वेल्थ भी आता है, तो वो एक सिक्योर स्पेस में है। अभी मैं अपना रेपर्टरी चार्ट शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, क्योंकि जो उसका बहन की शादी का इंसिडेंस हुआ था, तो उसमें सब एक्सपेंसेस का खर्चा, अरेंजमेंट सब उसने ही किया था। भाई का हॉस्पिटलाइजेशन, दोनों पेरेंट्स उसके एजिंग है, दोनों पेरेंट्स उसके सिक है, तो सबका ध्यान इसको ही रखना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ज्यादा एप्ट लग रहा है खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, क्योंकि वो इतना सब कर रहा है और वो अपना पैशन से ही कर रहा है। उसको बॉडी बिल्डिंग का पैशन है, फिटनेस पे काम करना है, उसको बनना है, उसको फिजिकल ये ट्रेनर बनना है, जिम ट्रेनर बनना है। तो वो सब उसकी पहले की इच्छाएं ही है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। पैसे कमाने की भी इच्छा है। उसने एम्बिशन के लिए कहीं नहीं बोला कि मुझे कहां तक पहुंचना है। एम्बिशन में आपका एक गोल डिफाइंड रहता है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मेरे को ये बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है। तो इसका वो सब कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है। वो अपना काम करते जा रहा है, उसको हर चीज में मजा आ रहा है, इसलिए वो चीजें कर रहा है। एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ, क्योंकि उसने वो उसको बोला था, वो हिजड़े को उसने गलत बोल दिया था, तो उसको वो एंजाइटी कॉन्साइंस लग रहा है। अभी उसके लिए मैंने डिल्यूजन इंजर्ड इज बीइंग भी लिया है, और ये क्या था, रिप्रोचिंग वन सेल्फ भी। रिप्रोचिंग वन सेल्फ इतना नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना, यहाँ पे मैंने उसको ये इंसिडेंट्स पे ये पूछा था कि आपको लग रहा है कि भगवान आपको इस चीज की सजा दे रहा है, तब उसने हाँ बोल दिया था। और अगर मैं ये आपको केस में दे देती, तो आप सब लोग काली ब्रोम पे हंसते खेलते पहुंच जाते। बराबर? यस मैम। बिल्कुल कंफर्म। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सूटी किया था, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिया। तो यहाँ पे उसका ये सब चीजें हैं।
फिर एंजाइटी हेल्थ अबाउट तो बहुत कॉमन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है. ही इज क्वाइट एंशियस अबाउट हिज कंप्लेंट्स, केयर्स फुल ऑफ, delusion injured is being delusion money talks of. अभी पैसे का मैं देख रही थी कि कालीब्रोम में क्या एस्पेक्ट आ रहा है, तो उसमें delusion money talks of है, मनी टॉक्स ऑफ भी नहीं है, delusion money talks of है. अभी यहाँ पे अगर कोई क्लैरिटी दे सकता है तो प्लीज दीजिए, क्योंकि मुझे भी ये रूब्रिक समझ में नहीं आया. टॉक्स अबाउट मनी, टॉकिंग अबाउट मनी मैटर्स, और delusion money talks about, मतलब उसको खुद को ये डेल्यूशन हो रहा है कि वो पैसे, मतलब मैं पैसे के बारे में बात कर रहा हूं. वी कैन डिस्कस ऑन दिस. मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया है. और कालीब्रोम के एस्पेक्ट में भी मैं आई थिंक इसका मनी स्यूड इन पॉकेट के साथ जा सकता है. यस मैम, और इसका ऐसा भी फीलिंग हो सकता है कि मेरा पैसा अटकाने वाला भगवान ही है. हाँ, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि कालीब्रोम में जो एलिमेंट स्टॉर्म रहते हैं ना, वो हमारी ह्यूमन रीच में नहीं है, वो आउट ऑफ आवर रीच ही है. क्योंकि उसमें आपको बिजनेस फेलियर मिलता है, डेथ ऑफ रिलेटिव्स, डेथ ऑफ लव्ड वंस, तो कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती है, विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. इसलिए कालीब्रोम की सफरिंग काफी ज्यादा है, इसलिए वो हमेशा सोचता है कि मुझे भगवान सजा दे रहा है, और वहीं पे वो गीत खाया जाता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है. इसलिए यहाँ पे फियर, डार्क ऑफ और लाइट डिजायर भी आता है. ये सिंपल रूब्रिक्स थे जो स्टेमोनियम पे लेके चले गए लोगों को. वहां पे ये बोलता है कि मैं संभाल सकता हूं, तो इसलिए उसको मैंने डेल्यूजन वेल्थ ऑफ लिया था. अरे तेरे को खुद को स्पिरिट्स का डर लग रहा है और बोल रहा है कि मैं उसको संभाल सकता हूं. इंडस्ट्रियस, रिलीजियस अफेक्शंस तो सबने ही लिया हुआ है. निम्फोमेनिया भी वो मैंने डिजायर्स पर से ही लिया था कि ही वॉन्ट्स टू डू सो मेनी थिंग्स. और कालीब्रोम में ये आपको रेस्टलेसनेस मिलती है, इसलिए वो फिजिटीनेस उसके जेस्चर्स में भी आपको बोलता है कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, उनके हाथ फिजिटी रहेंगे. दे विल बी प्लेइंग विद देयर बटन्स, दे विल बी फिजिटिंग विद देयर फिंगर्स. तो उनमें वो एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट एजिटेशन एंड एंजाइटी, काफी सारा रेस्टलेसनेस है. मैम एंजाइटी डार्क की वजह से कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअली सब. फियर डार्क नहीं लिया किसी ने. हाँ, वही है कि एंजाइटी में आपको अननोन चीज है ना, इसको स्पेसिफिकल चीजें मालूम थी ना कि ये चीज की वजह से तो नहीं हुआ है. यहाँ पे आप और डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंजाइटी डार्कन में आपको कुछ भी पता नहीं है. यहाँ पे ये बंदा, जैसे किसी ने बोला ग्रोपिंग इन डार्क, तो ये बंदा एक एक रीजन देते जा रहा है, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है. लेकिन ग्रोपिंग में आपको चीजें मिलती नहीं है, जबकि ये चीज बता रहा है कि ऐसा 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 हो सकता है क्या. तो इसलिए फियर ऑफ डार्क है और लाइट डिजायर है. क्योंकि मैंने रूब्रिक्स पे ज्यादा काम किया था, इसलिए मैंने रेमेडी को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि सबको पता है कालीब्रोम. आई थिंक कालीब्रोम को ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है. किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. आपको परस्यूट, अभी ये पेशेंट में इतना अभी तक स्टेज वो नहीं आया है परस्यूट एंड परसिक्यूशन का. परसिक्यूशन फाइनल लेवल पे आप फील कर सकते हो. लोगों ने टॉर्मेंटेड लिया था. अभी एक्चुअली मैंने वो ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स नहीं लिया, क्योंकि मुझे परसिक्यूशन भी बहुत सटल लेवल पे लगा. तो परसिक्यूशन, उसके बाद फिर आपका टॉर्मेंटेड वगैरह आता है. टॉर्मेंटेड इज वेरी इंटेंस सफरिंग, जैसे बोलते हैं ना नरक की यातनाएं, वैसे टाइप की. वो टॉर्चर के क्लोज चला जाता है. परसिक्यूशन में आप परेशान हो जाते हो, कोई चीज आपको बार बार हो रही है, उससे आप परेशान हो जाते हो. तो ये केस में परसिक्यूशन आप ले सकते हैं सटल लेवल पे. तो अगर परसिक्यूशन, परस्यूड, इंजर्ड विथ लाइट डिजायर, एम्बेरसमेंट, ये सब आता है तो कालीब्रोम आपका वो ब्लॉक, रूब्रिक के ब्लॉक में आ जाता है.
कालीब्रोम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एम्बिशन में नहीं मिलता है। और बहुत ज्यादा जो मॉर्बिड कालीब्रोम के केसेस हैं उसमें आपको सब कॉन्स्पिरसीज और सस्पिशियस नेचर, काफी सिफिलिटिक लेवल की रूब्रिक्स भी मिल जाएंगे। somebody is going to coming to kill them, काफी सारे रूब्रिक्स हैं उसमें। people are plotting against them। बेसिकली हम लोग जब काली केस देखते थे और उसमें अगर कोई भी साइकियाट्रिक एस्पेक्ट मिलता था, डेल्यूजन्स ज्यादा मिलते थे, तो उसमें कालीब्रोम जल्दी सोचते थे। पूरी एचएसएस टीम, पूरे ग्रुप की तरफ से ग्रेटिट्यूड दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आज की पढ़ाई की और बहुत थोड़ा सा डिफरेंट रहा आज का लर्निंग। और मैं सोच रही थी मैंने तो वो पकड़ लिया था फील्ड पर से, लेकिन मुझे लगा अभी ग्रुप को जब समझाना है तो आई हैव टू सिलेक्ट सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ रूब्रिक्स, क्योंकि वो ओवरलैपिंग होने वाला ही है। मान सर कहते हैं प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, अलग अलग ढंग से पढ़ते रहना चाहिए। और ये आज एक अलग ढंग हमने देखा कि पहले हम ग्रुप सेट ऑफ द रूब्रिक्स ले लें और फिर हम रेमेडी तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank मैम। you very much. Hello, dear doctors. HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now, our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic. We also study the cross-reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course study with HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank you.